उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश। रोजाना 25,000 कोरोना के जांच के दिए आदेश। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी कड़े नियम लागू। 2022 की बिसात में बीजेपी कर रही सारे मिथक टूटने के दावे। राज्य के इतिहास में दोबारा कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई जीत। क्या इस बार बनेगा नया कीर्तिमान? खटीमा में नंदा गौरा योजना के गड़बड़ झाला उजागर। किसी को 5,000 तो किसी को मिली 51,000 की धनराशि। 2017 के लाभार्थियों को अब तक नहीं मिल पाया लाभ। और देहरादून में 20 दिन बाद पुलिस ने सुलझाया डबल मर्डर की गुत्थी। पत्नी और प्रेमी के कत्ल मामले में पति समेत एक महिला गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते की हत्या। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की करते हैं। खतरे को बढ़ता देख प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजाना 25,000 कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन कराया जाएगा। हमने लगातार अभी रैंडम टेस्ट हम शुरू करवा दिए हैं। रैंडम टेस्ट के साथ साथ अभी हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 25,000 लोगों का टेस्ट हो और जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, अन्य स्थान है, ऐसे स्थानों पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉलों का पालन किया जाए, जिससे कि हम जान माल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं।
उस दिशा में हम हर जरूरी कदम। देहरादून में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सीएम के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 3 बड़ी घोषणाएं कर डाली। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य का विकास करना है। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को काम करने की सराहना करते हुए कहा कि हमेशा आंगनबाड़ी वर्कर्स ने रिस्क लेकर काम किया है, इसलिए सभी को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को अब तक सीधे डिजिटल खातों में वेतन भी ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, हमने पिछले दिनों ये तय किया था कि हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करती हैं, लगातार रिस्क फैक्टर में रहती हैं। तो उनके लिए हमने घोषणा की थी कि उनका हम जो है मानदेय बढ़ाएंगे। तो हमने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा की व्यवस्था उनके लिए दी है और 2 लाख रुपए तक का बीमा उनको जो है अब प्राप्त होगा। निश्चित रूप से कोई घटना घटित हुई, चोट हुई, 1 लाख रुपए तक का उनको इलाज मिलेगा। कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना घटित होगी तो 2 लाख रुपए उनको जो है वो मिलेगा, बीमा मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और भी घोषणा की। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक NFSA के दायरे में बाहर के लोगों को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के बेहतर विकास के लिए काम कर रही है। 2025 तक हमारा लक्ष्य हर हाल में उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का है। क्योंकि बीमा मिलना चाहिए, पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। साथ ही साथ जो NFSA के अंतर्गत नॉन NFSA में जो लोग आते हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनका भी जो है हमने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मार्च 2022 तक की आज करने की घोषणा की है। वो भी जल्दी लागू हो जाएगा। चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही सियासी दलों ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। रुड़की के मंगलौर विधानसभा के गांव निजामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने घर घर जाकर जनसंपर्क जुटाया और लोगों को पार्टी की नीतियों के साथ ही अवगत कराने के साथ अपनी पार्टी को बहुमत से जिताने की भी अपील करी। इतना ही नहीं, उन्होंने घरों के बाहर पार्टी के पोस्टर भी कार्यकर्ताओं से चस्पा कराए। आप पार्टी के प्रभारी ने कहा कि अब तक चुनाव में जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन्होंने क्षेत्र का विकास करा ही नहीं। उन्होंने आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की भी बात कही। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्शन का। नेता जो मैं महसूस किया, देखा कि मैंने नेता अपने घर से ही राजनीति करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास राजनीति के बहुत सारे गुण होते हैं। वो प्रयास करता है कि मैं बड़े घेरों में जाके चुनाव खरीद लूँगा, आदमी खरीद लूँगा, लेकिन जो घर जा जाकर प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग ही भावना जुड़ जाती है हमारी अपने वोटर के साथ, अपनी जनता के साथ। तो लेकिन नेताओं ने इसे इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि जनसंपर्क करते नहीं है, लोगों के बीच में जाते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कुछ समय के लिए बाहर निकलेंगे, उसमें भी बड़े घेरों में जाकर प्रयास करेंगे कि यहीं से हम अपना चुनाव एक तरफा कर लेंगे। 2022 की बिसात के लिए हर राजनीतिक दल पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है, मगर इस बार भाजपा जीत के दावे के साथ सारे मिथक टूटने के भी दावे कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्या 2022 की बिसात में सियासी दल नया रिकॉर्ड बना पाएंगे? चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाए। उत्तराखंड का ये मिथक रहा है कि 21 साल के इस राज्य में सिवाय एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसके पीछे की एक सियासी वजह ये भी है कि एक बार सत्ता में आई पार्टी ने दोबारा उत्तराखंड में राजनीति का स्वाद नहीं चखा। लेकिन 2022 की बिसात में बदले सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी सारे दावे और मिथक टूटने का दावा कर रही है। अब की बार 60 पार के नारे के साथ सियासी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सत्ता पर प्रचंड बहुमत से विजय का परचम लहराने का दावा कर रही है। ये तो रही 2022 की बिसात की बात, लेकिन अब तक उत्तराखंड की सियासत में 21 सालों में 11 अलग अलग मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं।
इसमें सबसे ज्यादा हरीश रावत ने 3 बार शपथ ली है। साल 2000 में अस्तित्व में आए प्रदेश में पहली बार नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो जाती है और 30 अक्टूबर 2001 को सत्ता संभालते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो आजकल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका सफर भी महज 122 दिन में ही खत्म हो जाता है। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाती है और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तक के इतिहास में केवल नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राज्य के दूसरे विधानसभा चुनाव 2007 से 12 में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाती है। इस बार कुर्सी की गद्दी संभालते हैं भुवनचंद खंडूरी। इनका कार्यकाल भी कोई खास लंबा नहीं चला और महज 4 महीने बाद इनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंप दी जाती है। लेकिन 2 साल बाद पासा पलट जाता है और बीजेपी के लिए एक बार फिर खंडूरी जरूरी हो जाते हैं और दोबारा भुवनचंद खंडूरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए जाते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आती है और राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय बहुगुणा, जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हैं। बहुगुणा को भी 2 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ती है और कमान सौंप दी जाती है हरीश रावत के कंधों पर। 2 साल 2 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 25 दिन के राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 अप्रैल 2016 को एक बार फिर हरीश रावत महज 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। सियासी उठापटक के बाद हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अब बारी आती है 2017 के विधानसभा चुनाव की। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बनता है और मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 4 साल तक राज्य की सत्ता संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन उन्हें कुर्सी से हटाकर तीरथ सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन तीरथ सिंह रावत साहब की बयानबाजी बीजेपी पर भारी पड़ती देख हाईकमान ने एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री बदल डाला और कमान सौंपी गई राज्य के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में। फिलहाल मौजूदा वक्त में धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में काबिज होने के सपने देख रही है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि किसी एक पार्टी ने एक बार सत्ता संभाली, वो दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 2022 की बिसात में सारे मिथक और दावे टूट जाएंगे। बस देखना होगा कि बीजेपी का ये ख्वाब पूरा होता है या इतिहास कायम रहता है। टाइम्स टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी में भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस की तरफ से दिखाए गए काले झंडे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनौती दी है। बता दें, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने का काम करे कि वो कितने पानी में है। यही नहीं, विनोद रतूड़ी ने रिकॉर्ड के साथ गोदियाल को डिबेट में आने के लिए निमंत्रण भी दिया। प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब है कि लोगों का चलना दूभर हो चुका है। शहर भर के अंदर ही सड़कों के हाल तो दूर, अगर बात नेशनल हाईवे की करी जाए तो वो भी विकास बाट जो रहे हैं। रुड़की में हालात ऐसे हैं कि NH 73 का निर्माण कराया गया, लेकिन उस पर टोल टैक्स दिए जाने को लेकर लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। हाल ही में इसी बाईपास रोड के पुल में पड़ी दरारों को भी हमने आपको प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि बद से बदतर हुए नेशनल हाईवे पर लगातार हादसों का सबब बनता रहता है। विधायक से लेकर SDM तक से शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 1 साल ही होने गुजारा है, समस्या इतनी बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, वो तुमने पहले वीडियो बनाई 2-4 पे, जो तुम्हारी मेहरबानी से थोड़ा मामला हल हुआ था, उसके बाद में इन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया कुछ। लोग इतने परेशान हैं, रोज मतलब 2-2, 3-3 टम्पू पलटा, किसी का हाथ टूट जा तो किसी का पाँव टूट जा। उसके अलावा ITM भी आया, DM भी आया, सड़क वाले भी आए, सब कुछ आया, कुछ सुधार नहीं हुआ। नाले का पानी लीक रहा और अपना यहाँ से गड्ढे हो जहाँ इनमें
सारे मैं टेम्पू पलटो। खटीमा में नंदागौरा योजना के लाभार्थी अब तक मायूस है। लाभार्थियों ने बताया कि किसी को 5,000 तो किसी को 51,000 की धनराशि वितरित की गई है। यही नहीं, जिन लाभार्थियों ने साल 2017 में आवेदन किए थे उन लाभार्थियों को अब तक कोई लाभ भी नहीं मिल पाया है। बता दें, साल 2017 से 19 तक नंदागौरा योजना के तहत लाभार्थियों को 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी। साल 2019 के बाद ही 51,000 की राशि को बढ़ाया गया। में हमने 2 बहनें भर रखा है फॉर्म, तो उनको केवल 5,000 मिल जाए और वो कह रहे हैं कि आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? हमारा भी तो हक है 51,000 पाने की। बोला कि जो 2 सिस्टर हैं उनको 5,000 मिल चुका है, अब उनको नहीं मिलेगा। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे जियो हमारे विभाग में जो प्राप्त होता है हमें कोई भी योजना है, जैसे पहले योजना में हमें 5,000 का जियो प्राप्त हुआ था, उस हिसाब से जैसे इंटर की महिलाएं बच्चियां हैं जो भी, तो जिनको जो जियो के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। अभी जो 51 वाला भी है तो वो 2019 से लागू हुआ है, उसके अनुसार 51,000 दिया जा रहा है। देहरादून में एलआईयू के सिपाही पर थाना बसंत बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें, आरोपी सिपाही केदार सिंह पवार युवती के घर डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए गया था। युवती घर पर अकेली थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर डॉक्यूमेंट में कमी बताते हुए शारीरिक छेड़छाड़ की। अब आरोपी के खिलाफ 354 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एलआईयू के एक कांस्टेबल के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कि ये पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, पासपोर्ट बनाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए बसंत विहार थाना क्षेत्र गया था और इसके द्वारा वहां पर छेड़खानी की गई थी, जिसके के लिए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो कांस्टेबल है उसको तत्कालिक यानी कल ही सस्पेंड भी कर दिया गया। जब मेरे पास इसकी सूचना आई, हमने तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया है। और विवेचना में जो भी तथ्य मिलते हैं तो उन तथ्यों के हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा इसमें की जाएगी। दिनेशपुर में रास्ते में मिले मृतक व्यक्ति के शव की पहचान कर ली गई है। मृतक के रिश्तेदार नरेश ने बताया कि ये जो मृतक है वो उसके चाचा हैं और वे शराब के आदी थे, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। फिलहाल सही जानकारी के लिए पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हल्द्वानी रहते थे। यहाँ पे कहाँ काम करते थे? बगीचे में। कौन से बगीचे में? ये 7 नंबर रोड पे। 7 नंबर किस चीज़ का बगीचा? ये अमरूद और उसका लीची का। तो कितने समय से देखभाल कर रहे थे? अभी तो आए हैं, ये इनको हुआ 5-6 दिन हुआ है। तो शादीशुदा हैं ये? नहीं, शादी। कितनी उम्र है इनकी? अब ये तो पता नहीं उम्र कितनी ऐसी होगी, 40-50 के आसपास। देहरादून में 20 दिन पहले पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने कहा कि अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। यही नहीं, 3 दिसंबर को पत्नी के प्रेमी अरमान को भी आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया था, जबकि सेलाकुई में प्रेमी के नाम की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को रिमांड में लिया जाएगा। ज्वालापुर में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, 4 दिसंबर को दयानंद नगरी में बुजुर्ग दंपति के घर पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की जानकारी पर पकड़ा गया। ये 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनके आंखों में मिर्च झोंककर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारी CIU है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। देहरादून में पुलिस भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया। बता दें, बेरोजगार युवाओं का कहना है कि वे पिछले 7 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। 7 साल से उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति नहीं आई है। हमारी मांग है कि आज शाम तक उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति है और दरोगा की जो विज्ञप्ति है एक साथ जारी करे शाम तक। नहीं तो जो है आज युवा जो है बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहा है और वहीं पर धरने पर बैठा रहेगा जब तक हमारी मांगे जारी नहीं होती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश। रोजाना 25,000 कोरोना के जांच के दिए आदेश। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी कड़े नियम लागू। 2022 की बिसात में बीजेपी कर रही सारे मिथक टूटने के दावे। राज्य के इतिहास में दोबारा कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई जीत। क्या इस बार बनेगा नया कीर्तिमान? खटीमा में नंदा गौरा योजना के गड़बड़ झाला उजागर। किसी को 5,000 तो किसी को मिली 51,000 की धनराशि। 2017 के लाभार्थियों को अब तक नहीं मिल पाया लाभ। और देहरादून में 20 दिन बाद पुलिस ने सुलझाया डबल मर्डर की गुत्थी। पत्नी और प्रेमी के कत्ल मामले में पति समेत एक महिला गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते की हत्या। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6,000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।